प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने वाली है भारत की युवा शक्ति। प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हो रही है समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भिलाई में जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत चित्रकला स्पर्धा का हुआ आयोजन। और आज देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है छठ पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत की युवा शक्ति पूरी दुनिया में अपनी क्षमता दिखाने वाली है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि वर्ष 2047 में भारत शताब्दी मनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस अंतराल के पूरा होने तक देश की युवा शक्ति अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की नेतृत्व शक्ति की बात आती है तो हमारे मन में केवल कुछ पुरानी धारणाएं ही युवाओं के लिए उभर कर सामने आती हैं। युवाओं की शक्ति को केवल छात्र संघ चुनावों तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन युवा शक्ति का दायरा बहुत बड़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश और समाज की तमाम समस्याओं का समाधान युवा ही बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी मनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में जुट गए हैं, वो देखकर मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूं। श्री मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ भी कुछ दिन पहले शुरू किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है कि ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने श्रोताओं से मिशन लाइफ के बारे में जानकारी लेने और उसे अपनाने का प्रयास करने का अनुरोध किया। भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइफ को जानिए, उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक ही प्रयास में विभिन्न देशों के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। उन्होंने दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली इस सफलता को पूरे देश के लिए एक विशेष उपहार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने कम खर्च में ही स्वदेशी तकनीक विकसित करके पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। इसलिए मैंने सोचा मन की बात के श्रोताओं को ये बताकर मैं उनकी भी खुशी बढ़ाऊं। साथियों, अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है।
प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे त्योहारों की चर्चा करते हुए कहा कि आज देश के विभिन्न भागों में सूर्य की उपासना से संबंधित छठ पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारे देश में सौर ऊर्जा के प्रति श्रद्धा और सम्मान को प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति प्राचीन काल से ही प्रकृति और विज्ञान के प्रति सम्मान रखने वाली संस्कृति रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए 2 दिनों का पूर्व अभ्यास भी किया गया है ताकि सभी संग्रहण केंद्रों में मौजूद व्यवस्था का आकलन किया जा सके। धान खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस बार बड़ी संख्या में नए किसानों ने भी धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में धान खरीदी के लिए कलेक्टरों की निगरानी में आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री भगत ने कहा कि किसानों को धान खरीदी के एवज में फौरन भुगतान के लिए भी व्यवस्था की गई है। तैयारी के संदर्भ में हमने विभाग की बैठक बनाई थी और जिसमें जो तैयारी हुई उसकी समीक्षा की गई। किसान पंजीयन, बारदाना की व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, धान परिवहन की व्यवस्था, संग्रहण केंद्रों की प्रारंभिक तैयारी, मिल का पंजीयन, लेखा मिलान, नए उपार्जन केंद्रों का राशि अंतरण, समितियों को धान खरीदी तो अग्रिम राशि का अंतरण, नवीन जिलों में अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना, अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर का ट्रायल, टोकन व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं पे आज चर्चा हुई और अधिकारियों ने बताया कि व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी धान खरीदी के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सभी धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए नए किसानों का पंजीयन और उनके रकबे के सत्यापन के साथ ही दूसरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी धान खरीदी केंद्रों के लिए और समितियों के लिए हमने नोडल अधिकारी अपॉइंट किए थे और उन्होंने जाकर जो चेकलिस्ट है उसके आधार पर सारी व्यवस्थाएं समय से पहले ही हमने सुनिश्चित करवा ली थी। और उसके अलावा इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो हमारे धान बेचने के लिए जब किसान आएंगे तो उनको एक सुखद वातावरण वहाँ पे धान बेचने के लिए वहाँ पर मिले। जितना भी स्टाफ है बात अच्छी तरह से करें, उनके लिए छाया, पानी, शौचालय सभी तरह की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहें। एक सुखद एक एहसास, एक एक्सपीरियंस उनको धान खरीदी केंद्र में देखने को मिले, ये हमारा फोकस रहेगा। कितने केंद्र? कलेक्टर ने बताया कि सीमावर्ती राज्यों से आने वाले अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर नकेल कसने के लिए चेक पोस्ट लगाए गए हैं। इसके साथ ही खरीदी केंद्रों पर भी धान के भंडारण की लगातार निगरानी के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देश भर में मनाई जाएगी। इसके उपलक्ष्य में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसके तहत स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। इस संबंध में संयंत्र के महाप्रबंधक सत्यव्रत कर ने बताया कि भिलाई के मैत्री बाग में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के करीब 250 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत इस विषय पर पेंटिंग बनाई। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका जो जन्म तिथि रहता है 31 अक्टूबर को, उसी को लेके ये हफ्ता पूरा पालन किया जाता है। और कमीशन हमेशा चाहता है कि इसी दौरान, ऐसा तो हम पूरा साल भर लगे रहते हैं भ्रष्टाचार का विरोध में अपना मुहिम में, लेकिन कमीशन चाहता है कि इसी हफ्ते में स्पेशल मुहिम चलाया जाए ताकि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो लड़ाई है उसको जो है बच्चों तक, बड़े तक, गांव से लेकर शहर तक हर जगह पे पहुंचाने के लिए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्रा ने बताया कि देश में विभिन्न कार्यों के लिए भ्रष्टाचार होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग के जरिए उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है।
भ्रष्टाचार से निराकरण, जैसा कि यहाँ का टॉपिक है, उससे रिलेटेड आर्ट बनाया है। इसमें मैंने दिखाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। हर काम के लिए हमें रिश्वत या ये सब चीज़ों को अवॉइड करके अपनी मेहनत और काबिलियत से हर चीज़ करना चाहिए। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत जागरूकता संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 219 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 1,39,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं कोरोना संक्रमण का असर भी अब देश में काफी सीमित हो गया है। इस समय कोरोना से संक्रमित 18,317 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर लगभग 99% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 32 नए व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के 135 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है, जबकि वहीं प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। सूर्य उपासना से संबंधित छठ पर्व आज देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि छठ पर्व भगवान सूर्य और प्रकृति की पूजा को समर्पित है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूर्य उपासना का ये पर्व प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश देता है। इस पर्व के तहत आज छठ व्रत रखने वाली महिलाओं द्वारा डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही सूर्य और छठी मैया की उपासना भी की जाती है। इसके लिए आज सुबह से ही नदी और तालाबों के घाट पर छठ पर्व के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस पर्व के दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत की पूर्णाहुति की जाएगी। व्रत रखने वाली कोरबा की महिला अनिता साहू ने बताया कि इस महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। ये पूरा करिए तो पूरा करते हैं। छठ पर्व के लिए रायपुर के महादेव घाट सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों और गांवों में नदी तालाबों के किनारे सूर्य को अर्घ्य देने और छठी मैया की पूजा के लिए जरूरी तैयारियां की गई हैं। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के तहत इन दिनों प्रदेश के विभिन्न भागों में गौरा गौरी का पर्व मनाया जा रहा है। आदिवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। साथ ही पारंपरिक नृत्य और भक्ति गीत का आयोजन भी किया जाता है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के पचरी गांव में भी आदिवासियों ने कल श्रद्धा भक्ति के साथ गौरा गौरी का पर्व मनाया। गौरा गौरी पर्व के साथ ही आदिवासी समुदाय के लोग अपने आसपास के जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का संकल्प भी लेते हैं। इसी कड़ी में आदिवासियों ने हसदेव अरण्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का संकल्प लिया। इस पर्व के सभी आयोजनों में स्थानीय आदिवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गौरा गौरी पर्व का उत्साह बच्चों, युवाओं और महिलाओं में विशेष रूप से देखा गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।